Hello guys, welcome back to our channel Prep and Learn. So we are back again with a new topic State Public Service Commission. और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ में हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है, इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी, राइट। तो हम लोग अभी जो लेक्चर चैप्टर कवर करने वाले हैं तो ये सिमिलर है, यूपीएससी और एसपीएससी दोनों सिमिलर है, लगभग हर चीज़ सेम है, बस कहीं कहीं पे कुछ डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में वही पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो अगर आपने यूपीएससी वाली वीडियो नहीं देखी है या फिर इलेक्शन कमीशन कवर नहीं किया है तो उन दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एसपीएससी की तरफ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहली बात कि यूपीएससी के साथ साथ ही एसपीएससी भी बना था और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। आर्टिकल 315 टू 323 के अंदर एंड पार्ट 14 के अंडर में एसपीएससी के बारे में दिया गया है। यूपीएससी का भी सेम आर्टिकल है, सेम पार्ट के अंदर ही है, और जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 15 टू 323 के अंदर दिए गए हैं। और इन प्रोविजंस क्या क्या चीज़ के लिए है? कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ मेंबर, पावर एंड फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एसपीएससी एंड यूपीएससी ऑल्सो। ठीक है, अब हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, राइट। तो कॉम्पोजिशन क्या है? सेम है, लगभग सेम ही है यूपीएससी से। तो एक चेयरमैन होगा और कुछ अदर मेंबर जो अपॉइंट होंगे, यहाँ गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। यूपीएससी में अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ मेंशन नहीं है कि स्ट्रेंथ कितना होगा कमीशन का, ना ही यूपीएससी के लिए मेंशन है ना ही एसपीएससी के लिए मेंशन है, राइट। ये कौन डिसाइड करेगा स्ट्रेंथ? ये यूपीएससी में प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, एसपीएससी में गवर्नर। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसके लिए भी नहीं दिया गया है, यूपीएससी के लिए भी नहीं दिया गया है, बस एक क्राइटेरिया है दोनों में। क्या क्राइटेरिया है? तो 1/2 जो मेंबर होंगे, जितने भी मेंबर हैं, स्ट्रेंथ जितना भी है उसके आधे मेंबर जो होंगे वो एटलीस्ट 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर सर्व किए होने चाहिए। ठीक है, और कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो डिटरमाइन कौन करेगा? एसपीएससी के लिए गवर्नर, यूपीएससी के लिए प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, एंड जो टेन्योर होगा इनका, ये 6 साल या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यूपीएससी में 6 ईयर तो होता ही है, लेकिन 65 ईयर का जो एज है वो होता है उनके रिटायरमेंट का एज। तो जो भी पहले आ जाए, या तो 6 ईयर कंप्लीट हो जाए या फिर एसपीएससी के मेंबर का 62 ईयर कंप्लीट हो जाए एज, तो वैसे में वो रिटायर हो जाएंगे। और अगर ये किसी भी मेंबर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है तो यहाँ पे वो गवर्नर को देंगे, यूपीएससी में प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर चेयरमैन का जो सीट है वो वैकेंट है या फिर जो चेयरमैन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के कंडीशन में नहीं है, या तो एब्सेंट हो या कोई अदर रीज़न हो इस वजह से, तो गवर्नर जो है वो किसी एक मेंबर को, एसपीएससी के ही किसी एक मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन की तरह अपॉइंट करेगा, राइट। और ये जो एक्टिंग चेयरमैन होगा वो तब तक एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा जब तक कि जो रियल चेयरमैन है, मतलब जो एसपीएससी का चेयरमैन है, वो दोबारा से अपना ड्यूटी रिज्यूम ना कर दे, तब तक वही चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा, राइट। अब हम देख लेते हैं रिमूवल कैसे होता है। तो सेम एज यूपीएससी मेंबर, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली अपॉइंटमेंट यहाँ पे कौन कर रहा है एसपीएससी में? गवर्नर, लेकिन रिमूवल कौन करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट। यूपीएससी के मेंबर को भी और एसपीएससी के भी मेंबर को प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। ठीक है, और ग्राउंड क्या होगा रिमूवल का? तो जो यूपीएससी के मेंबर्स का रिमूवल का जो मैनर होता है सेम। क्या क्या मैनर, मतलब सर्कमस्टांसेस क्या क्या हैं जिसमें मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है? तो या तो बैंक करप्ट हो जाए, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाए, एंड अपने टर्म ऑफ ऑफिस के अंदर ही वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में, अपने ऑफिस के बाहर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो जाता है, तो भी रिमूव कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। या फिर अगर प्रेसिडेंट को लगता है, सॉरी, या फिर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो मेंबर है कमीशन का वो अनफिट है अपना
ऑफिस होल्ड करने के लिए अनफिट है, या तो अनसाउंड माइंड का है या फिर किसी भी तरीके से वो अनफिट अगर लगता है प्रेसिडेंट को तो रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट उसको, ठीक है। और साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया है जिस पर रिमूव किया जा सकता है, मिसबिहेवियर, ठीक है। तो मिसबिहेवियर के कंडीशन में क्या होगा कि यूपीएससी में भी सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो मिसबिहेवियर के कंडीशन में क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो मैटर को रेफ़र करेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करेगा, इसके बाद रिमूव करने के लिए एडवाइस देगा, तभी जाके प्रेसिडेंट जो है वो उसको रिमूव कर सकता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है। इंक्वायरी के टाइम में मेंबर्स को सस्पेंड किया जा सकता है, यूपीएससी में भी ऐसा होता है। तो सस्पेंड कौन करता है वहाँ पे? प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन सस्पेंड करेगा? यहाँ पे सस्पेंड करेगा गवर्नर, ठीक है। लेकिन रिमूव कौन करने वाला है? प्रेसिडेंट ही। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर को कैसे डिफाइन किया गया है? तो या तो जो मेंबर है या कोई पर्सन जिसको भी रिमूव करना है वो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड है या कंसर्न है, तो उसे मिसबिहेवियर माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि या तो वो किसी प्रॉफिट वाले किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है जिससे उसको फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो किसी भी तरह का, तो वैसे में भी मिसबिहेवियर ही माना जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ है, यूपीएससी का भी सेम है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा याद करने के लिए। आपको क्या क्या एक्स्ट्रा याद रखना है, तो गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करता है एसपीएससी में, एंड रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट करता है। टर्म वाला मैंने बताया, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, वहाँ पे एक डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इंडिपेंडेंस। तो आर्टिकल जो 315 टू 323 है उसके अंदर प्रोविज़न दिए गए हैं टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ एसपीएससी, राइट। कैसे इंडिपेंडेंस इंश्योर किया जाएगा? तो चेयरमैन या फिर किसी भी मेंबर को एसपीएससी के ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये लोग अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते, उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उनको रिमूव नहीं कर सकता। और क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कुछ ग्राउंड्स एंड मैनर्स मेंशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्हीं ग्राउंड्स के अंदर ही रिमूव किया जा सकता है, इसलिए इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है मेंबर्स को, राइट। दूसरी बात ये कि कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो अपॉइंटमेंट के बाद गवर्नर चेंज नहीं कर सकता, एंड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो सैलरी हो, अलावेंस हो, पेंशन हो, किसी भी मेंबर का, या तो चेयरमैन या मेंबर ऑफ अदर मेंबर्स, ठीक है, तो उनका जो एक्सपेंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर चार्ज किया जाता है, इसलिए ये वोट का सब्जेक्ट नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। और जो यूपीएससी का जो एक्सपेंसेस होता है, यूपीएससी के मेंबर्स का एक्सपेंसेस, वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज किया जाता है उसको, ठीक है। और वो भी वोट का सब्जेक्ट नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। और नेक्स्ट क्या है कि जो चेयरमैन है, जो एसपीएससी का चेयरमैन होगा, वो उसको अपॉइंट दोबारा से किस किस चीज़ में किया जा सकता है? या तो वो यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बन सकता है, या फिर एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। किसी अदर एसपीएससी का, मतलब सेम पोस्ट उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अदर पोस्ट अपग्रेडेड लेवल मिल सकता है, या अदर एसपीएससी का चेयरमैनशिप मिल सकता है, ठीक है। तो जो पोस्ट होगा वो थोड़ा अपग्रेड हो सकता है, लेकिन यूपीएससी में क्या था कि बाकी लोगों का तो पोस्ट अपडेट हो सकता था, जैसे वो चेयरमैन बन सकते थे, लेकिन जो चेयरमैन है वो उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। सेम पोस्ट के लिए तो किसी का भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। फिर ये तो चेयरमैन का बात हुआ था एसपीएससी के। अब मेंबर्स जो हैं वो वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट में? तो यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैनशिप मिल सकता है एसपीएससी के किसी भी मेंबर को, या फिर एसपीएससी या फिर किसी अदर एसपीएससी जिसमें ऑलरेडी हैं उसके अलावा कोई अदर एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं वो मेंबर्स भी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर इन्हें भी कोई अदर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, राइट।
देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन किया गया है कि जो चेयरमैन है एसपीएससी का या फिर अदर मेंबर है, वो सेम सेकंड टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं हो सकता, सेम सेम पोस्ट के लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, तो फंक्शन क्या है इनका, एक बार वो जान लेते हैं। सेम ही फंक्शन है लगभग यूपीएससी से। तो क्या फंक्शन है, तो स्टेट सर्विस का जो भी एग्जामिनेशन के लिए अपॉइंटमेंट्स है वो कराएगा एसपीएससी। फिर पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कंसल्टेशन किया जाता है एसपीएससी से। क्या क्या कंसल्टेशंस हैं, तो सेम एज यूपीएससी, जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस एंड सिविल पोस्ट। तो सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट से के रिक्रूटमेंट के मेथड्स जो हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी मैटर अराइज होता है तो उसमें कंसल्ट किया जाएगा। या फिर कोई प्रमोशन है किसी पोस्ट को लेकर या किसी सर्विस को लेकर, या फिर किसी प्रमोशन या ट्रांसफ़र को लेकर, एक सर्विस से दूसरे सर्विस में ट्रांसफ़र या प्रमोशन को लेकर कोई अपॉइंटमेंट करना है, उसमें भी एसपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, थर्ड वन इज द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। प्रमोशन में या फिर ट्रांसफ़र में किसी एक सर्विस से दूसरे में, या फिर अपॉइंटमेंट अगर ट्रांसफ़र के द्वारा किया जा रहा हो या डिप्यूटेशन के द्वारा, तो उस टाइम पे भी एसपीएससी से कंसल्ट किया जाएगा। देन अगर कोई डिपार्टमेंट है वो रिकमेंडेशन दे रहा है प्रमोशन के लिए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा एसपीएससी को कि उनके रिकमेंडेशन को रेटिफाई करे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कि ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स affecting a person serving under the government of state in a civil capacity including memorials petition related to such matters is include। क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे इंक्लूड होता है सेंशर, withholding of increment, withholding of promotion, recovery of pecuniary losses, reduction to lower services और rank, मतलब डिमोशन होगा यहाँ पे तब, या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट हो, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो, डिसमिल फ्रॉम सर्विस हो, ऐसा मतलब इस टाइप का कोई भी मैटर हो तो यहाँ पे भी कंसल्ट किया जाएगा एसपीएससी से। नेक्स्ट वन इज़ कि कोई भी लीगल मतलब चार्जेस लगते हैं किसी सिविल सर्वेंट पे, तो जो एक्सपेंसेस आएगा वो एक्सपेंसेस के लिए अगर वो इंसान वो सिविल सर्वेंट क्लेम करता है कि वो एक्सपेंसेस जो है वो गवर्नमेंट दे उसे, तो इस चीज़ के लिए भी कंसल्ट किया जाएगा एसपीएससी से। ठीक है, एंड अगर पेंशन मिलना है, मतलब पेंशन तो जनरली रिटायरमेंट के बाद मिलती है, बट अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाए अपने सर्विस के टाइम पे, सर्व करने के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर, तो अगर वो क्लेम करता है कि मुझे पेंशन मिलना चाहिए, तो ऐसे में भी एसपीएससी से कंसल्ट किया जाएगा। और जो अमाउंट होगा, अमाउंट के रिगार्डिंग भी कोई मैटर अराइज होता है, कोई क्वेश्चन है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा कितना नहीं देना है, तो उसके रिगार्डिंग भी कंसल्टेशन जो एसपीएससी से ही किया जाएगा। या फिर कोई अदर मैटर है रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट, तो ऐसे में भी एसपीएससी से ही कंसल्ट। ये तो हमने देखा कि किन किन चीज़ों में एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, या फिर उनका पावर क्या है, फंक्शन क्या है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी मैटर में एसपीएससी से कंसल्ट करने में फेल कर जाता है, तो जो अग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट होगा उसके पास कोई भी रेमेडी नहीं है कोर्ट में। अगर दूसरे शब्दों में अगर बात करें हम, तो जो अगर मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया एसपीएससी को, तो जो डिसीजन होगा गवर्नमेंट का वही माना जाएगा, और इस मैटर में फिर जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे गवर्नमेंट का ही डिसीजन मानना होगा। एंड ये जो प्रोविज़न है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली the court held that a selection by the SPSC does not confer any right to the post upon the candidate। जबकि हालांकि क्या करना है कि गवर्नमेंट को जो है वो फेयरली एक्ट करना है विदाउट आर्बिट्रेरीनेस एंड मैलिफाइड्स। एक और पॉइंट आपको ये याद रखनी है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो चाहे तो कुछ एडिशनल फंक्शंस
SPSC के ऊपर डाल सकता है। एंड अगर कुछ लोकल अथॉरिटी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इन सबको भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो SPSC के जुरिस्डिक्शन के अंदर डाल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि SPSC का जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड किया जा सकता है किसी एक्ट के द्वारा जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो। एंड जो SPSC है वो एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है, वो करता है गवर्नर के पास रिपोर्ट सबमिट। जबकि UPSC की बात करें तो उसमें जो रिपोर्ट सबमिट होता है एनुअली वो प्रेसिडेंट के पास होता है। SPSC में जो रिपोर्ट गवर्नर के सामने दिया जाता है कमीशन के द्वारा, उस रिपोर्ट को गवर्नर दोनों हाउसेस के सामने रखता है, स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के सामने। साथ ही साथ एक मेमोरेंडम भी, उस मेमोरेंडम में ये एक्सप्लेनेशन होता है कि गवर्नमेंट ने SPSC के किसी एडवाइस को क्यों नहीं माना, कौन से एडवाइस को नहीं माना और क्यों नहीं माना, उसका रीज़न दिया रहता है उस मेमोरेंडम में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है। हमने तो पावर एंड फंक्शन देख लिया, लिमिटेशन क्या है, सेम एज UPSC। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में SPSC से कंसल्ट नहीं किया जाता। किन चीज़ों में नहीं किया जाता? while making a reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen। किसी बैकवर्ड क्लास के सिटीजन के फेवर में कोई अपॉइंटमेंट या पोस्ट है जिसमें उनको रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो वैसे सिचुएशन में कंसल्ट नहीं किया जाता SPSC को। साथ ही साथ अगर अपॉइंटमेंट है किसी सर्विस या पोस्ट के अंदर, तो उस टाइम पे अगर किसी शेड्यूल कास्ट के या फिर शेड्यूल ट्राइब के किसी ने क्लेम किया कि इस मैटर को लेके थोड़ा कंसिडर किया जाए कि अपॉइंटमेंट के से रिलेटेड कोई कंसिडरेशन लेना है, तो वैसे टाइम पे भी SPSC से कंसल्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी पोस्ट को, सर्विस को या किसी मैटर को SPSC के परव्यू से एक्सक्लूड कर सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो गवर्नर है वो स्टेट सर्विस या पोस्ट से रिलेटेड कोई भी रेगुलेशंस जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है, और इस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि वो SPSC से कंसल्ट करे। पर हाँ, अगर वो ऐसे रेगुलेशंस बनाता है, कोई भी ऐसे रेगुलेशंस बनाता है, तो जो रेगुलेशन वो बना रहा है उसके बारे में उसको स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों ही हाउसेस के सामने वो रेगुलेशंस 14 दिन पहले रखना है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो फिर है बाद में उसको अमेंड या रिपील कर सकता है। वो रेगुलेशंस जो भी गवर्नर के द्वारा बनाए गए हैं उसको अमेंड या रिपील कर सकता है। अब देख लेते हैं कि रोल क्या है SPSC का। ठीक है, तो वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम कहा गया है स्टेट को, स्टेट का वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम कहा गया है SPSC को। एंड कंसर्न किसके है, तो रिक्रूटमेंट से कंसर्न है, स्टेट सर्विस और एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। कंसल्ट किया जाता है जब भी प्रमोशन या डिसिप्लिनरी मैटर्स हों। अगर कोई सर्विस है, सर्विस का क्लासिफिकेशन करना है, पेज एंड सर्विस कंडीशन है, कैडर मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग है, इन सब से कंसर्न नहीं करता है SPSC। क्यों? क्योंकि SPSC जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये क्या है, ये एक सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट के अंदर सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है। SPSC क्या है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है स्टेट के अंदर। ठीक है, SPSC का जो रोल है वो लिमिटेड तो है ही, लेकिन जो रिकमेंडेशंस भी हैं वो भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडवाइसरी नेचर के हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन SPSC का। और ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि मतलब एडवाइस जो SPSC ने दिया है वो एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ एक सेफ गार्ड दिया गया है SPSC को। क्या सेफ गार्ड है, तो जो भी रिकमेंडेशन या एडवाइस गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके रिगार्डिंग क्या करना है, आंसर देना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। जैसे हमने देखा कि रिपोर्ट के साथ साथ मेमोरेंडम देता है एक्सप्लेन करते हुए। फर्दर, the government can also make rules which regulate the scope of the advisory function of SPSC। तो एडवाइजरी फंक्शन जो है उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स भी बनाएगा। जैसा कि हमने UPSC वाले लेक्चर में देखा था कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था, वैसे ही यहाँ पे स्टेट विजिलेंस कमीशन है, जो कि उसी टाइम पे आया 1964 में ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना और स्टेट विजिलेंस कमीशन दोनों, जैसे कि SPSC और UPSC साथ में बना। तो ये जो स्टेट विजिलेंस कमीशन है वो SPSC का जो डिसिप्लिनरी मैटर्स है उसमें जो इसका रोल है SPSC का उसको अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है,
गवर्नमेंट जो है वो किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से पहले सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट लेने से पहले क्या कि दोनों ही कमीशन से कंसल्ट करती है, एसपीएससी भी से भी और स्टेट विजिलेंस कमीशन से भी। अब दोनों के जो एडवाइस हैं या रिकमेंडेशंस हैं वो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और जब कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो फाइनल, अब कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो इसमें फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, एसपीएससी का। क्यों, क्योंकि एसपीएससी जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसलिए एसवीएससी का रिकमेंडेशन ना मान के हम एसपीएससी का रिकमेंडेशन मानते हैं। फाइनली the SPSC is consulted by the governor by framing rules for appointment to judicial service of the state other than the post of district judge। तो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो अदर पोस्ट्स हैं वैसे में अपॉइंटमेंट के लिए जो रूल्स बनाना है, मतलब जज वाला जुडिशियल सर्विस का कोई भी पोस्ट है जज डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के, तो वैसे अपॉइंटमेंट के लिए जो रूल बनाना है उसमें गवर्नर जो है वो एसपीएससी से कंसल्ट करेगा। और स्टेट हाई कोर्ट से भी कंसल्ट करना, मतलब कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। अब ये तो हमने कवर कर लिया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक आपका आता है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एसपीएससी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया, ठीक है। लेकिन जो हमारा जेएसपीएससी है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट होता है। जब कभी स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करे तो ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लो कि जब 1966 में हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग हुआ तो थोड़े टाइम के लिए जो रिक्रूटमेंट का जो काम था उसके लिए स्पेशली एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। जो चेयरमैन और मेंबर्स होंगे वो उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा इनका 6 साल या फिर एज ऑफ 62 ईयर, सेम एज एसपीएससी। और जो भी पहले आ जाए या तो 6 साल पूरा हो जाए या 62 ईयर का एज। सस्पेंशन या फिर रिमूवल दोनों जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और जो रेजिग्नेशन लेटर देंगे ये किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। सर्विस ऑफ कंडीशन जो है वो डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे वो भी कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एनुअल रिपोर्ट सबमिट किसके पास करेंगे, तो दो स्टेट के लिए बना हुआ है ना जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो दोनों स्टेट के स्टेट गवर्नर को ये अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और दोनों गवर्नर जो हैं वो अपनी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये रिपोर्ट प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड अगर स्टेट गवर्नर ने प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ कुछ रिक्वेस्ट किया है, किसी तरह का हेल्प चाहिए नीड है उनका, तो यूपीएससी उनको सर्व करेगा इस मामले में। अब जो 1919 का जो एक्ट आया था ब्रिटिश इंडिया टाइम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो इसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था 1926 में। और इसका काम क्या था, तो इसका काम था रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करना था। फिर उसके बाद आया 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे ज़्यादातर चीज़ें उसी से उठाई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये वाला भी जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इसी एक्ट से उठाया गया। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि इस्टेब्लिश किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ ही साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, ठीक है। तो आपको जेएसपीएससी के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। अब हम थोड़े आर्टिकल कवर कर लेते हैं जो 315 टू 323 सॉरी 315 टू 323 आर्टिकल्स हैं, उन सबको एक करके देख लेते हैं ना। यूपीएससी वाले लेक्चर में हमने कवर कर लिया है बट यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। आर्टिकल 315 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट। अब अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में कौन बात करता है, 316। रिमूवल और सस्पेंशन जो होगा उसके बारे में कौन बात करता है, 317, ठीक है। देन पावर और पावर जो है रेगुलेशन बनाने का या फिर कंडीशन क्या होगा सर्विस ऑफ मेंबर और स्टाफ्स का, वो है आर्टिकल 318 में। प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस, अगर जो मेंबर्स का जो
पोस्ट है, सॉरी मेंबर्स का जो पोस्ट है वो सीज़ कर दिया जाता है। तो ऑफिस जो है वो होल्ड करने के लिए प्रोहिबिट कर दिया जाता है उन्हें, तो वो है आर्टिकल 319 में। फंक्शंस जो है उसका वो 320 के अंदर दिया गया है। जो पावर एक्सटेंड कर किया जा सकता है फंक्शन एक्सटेंड किया जा सकता है जो पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका पावर जो है वो 321 में दिया गया है। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल 322 में एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 323 में रिपोर्ट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये पूरा चैप्टर। और मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, जो पॉइंट्स आपको याद रखना है बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एसपीएससी की बात कर रहे हैं हम। एंड जो आर्टिकल है उनका ये है 315 टू 323, पार्ट 14 में दिया गया है। कॉम्पोजिशन, रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में, पावर फंक्शन, इंडिपेंडेंसी, इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 315 टू 323 के अंदर ही दिया गया है। अपॉइंटमेंट जो करेगा वो गवर्नर करेगा, चेयरमैन एंड मेंबर्स का। साथ ही साथ जो रिमूवल करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। एंड रेजिग्नेशन जो दिया जाएगा वो गवर्नर को देगा ये। और अगर चेयरमैन का जो सीट है वो वैकेंट है तो यहाँ पे जो गवर्नर है वो किसी एक मेंबर को, एसपीएससी के किसी एक मेंबर को एज अ एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है। जो रिमूवल होगा इन सब का वो सेम एज यूपीएससी मेंबर। तो क्राइटेरिया क्या क्या था, तो इंसॉल्वेंट हो या फिर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर मिसबिहेवियर करे। तो वैसे में मिसबिहेवियर का भी एक डेफिनेशन दिया गया है कि पेड एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर बैंकरप्ट हो, इंसॉल्वेंट हो, ठीक है। तो वैसा, और कोई क्वालिफिकेशन अब मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो सैलरी एंड अलाउंसेस है, एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे लागू होते हैं, चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए वोट का सब्जेक्ट नहीं है। और अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आप यूपीएससी वाला लेक्चर देख लो, आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी रहे हो तो आप फिर से लेक्चर देख सकते हो। एंड मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट लेक्चर शायद फिनेंस कमीशन होने वाला है, चलिए मुझे याद नहीं है बट शायद वही है। तो मिलते हैं उसके साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।